So Premier League season is just around the corner, and there's a lot to talk about the teams, about their signings and all. So जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, इससे पता ही लग गया होगा कि मैं कुछ टीम्स की बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि लिवरपूल, मैन यूनाइटेड, न्यूकासल वगैरह, कि ये कहाँ पे फिनिश करेंगे और कैसे इनका सीज़न जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एस्टन विला की। एस्टन विला लास्ट सीज़न एक समय पर रेलीगेशन बैटल में थी जब स्टीवन जेरार्ड उनके मैनेजर थे, एंड उसके बाद उनकी सैकिंग हुई एंड उनाई एमरी को लाया गया, एंड उनाई एमरी ने उस टीम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। जहाँ पे वो एक समय पे लास्ट सीज़न रेलीगेशन बैटल में थे, वहीं पर वो यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग प्लेसेस पे ख़त्म किया अपना सीज़न, विच इज़ अ बिग थिंग, अ बिग अचीवमेंट फॉर अ क्लब लाइक एस्टन विला। और फिर इसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस सीज़न काफ़ी अच्छी साइनिंग्स करी है टू बूस्ट देयर स्क्वाड। वो लेस्टर से यूरी टिलेमांस को लेके आए हैं, जो कि काफ़ी ही अच्छे मिडफील्डर हैं, और एस्टन विला के स्क्वाड को ऐसे मिडफील्डर की ज़रूरत थी भी, और अब क्योंकि वो आ गए हैं तो उससे काफ़ी बेटर खेल निकल के आ सकता है एस्टन विला की टीम का। वहीं उन्होंने अपनी सेंटर बैक लाइन को भी स्ट्रॉन्ग किया है विद द साइनिंग ऑफ पाउ टोरेस फ्रॉम विलारियल। पाउ टोरेस ऑलरेडी उनाई एमरी के अंडर खेल चुके थे विलारियल में, और पाउ टोरेस एक समय पे बड़े बड़े क्लब से भी लिंक्ड थे, यूनाइटेड से लिंक्ड थे, आई थिंक मैड्रिड से भी लिंक्ड थे वो एक समय पर। बट अब वो एस्टन विला में खेलेंगे, प्रीमियर लीग में खेलेंगे, जिसका मेरे को देखने का काफ़ी इंटरेस्ट है कि कैसा वो खेल पाते हैं अगेंस्ट प्रीमियर लीग साइड्स। और फिर वो एक राइट विंग प्लेयर लाए हैं, मूसा डियाबी। वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है, उनके काफ़ी सारे कंपाइलेशंस भी देखे और बहुत ही इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। तो आई थिंक वो जेकब रामसी, ओली वॉटकिंस, ये सब कंबाइन होकर काफ़ी अच्छा अटैक बन जाता है एस्टन विला का। और एस्टन विला मेरे को लगता है इस सीज़न पिछले सीज़न से भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है, बट एक ही चीज़ उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो हो गया उनका यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का शेड्यूल, जहाँ पे उनको मे बी लेट वीक्स में गेम खेलना पड़ सकता है, जिससे उनकी प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत हैम्पर हो सकती है। अदर देन दैट, अगर वो उस चीज़ को टैकल कर गए तो आई थिंक वो इवन टॉप 6 में भी फिनिश कर सकते हैं। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उनका यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग रन कितना लंबा जाता है और क्या वो प्रॉपरली अपने स्क्वाड को रोटेट करके मैनेज कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। बट अगेन जैसा लास्ट टाइम वो खेले थे एट द एंड ऑफ द सीजन, अगर वो वैसा ही खेलते गए तो आई थिंक दे विल बी कम्पीटिंग फॉर द यूरोपा लीग प्लेसेस, और मे बी कॉन्फ्रेंस लीग जीत के भी वो यूरोपा लीग क्वालिफाई कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब टॉटनहम की बात करते हैं। टॉटनहम एक ऐसा क्लब है जो पिछले 3-4 सालों से काफ़ी ही डिसबैलेंस आ रहा है, वेदर इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स या फिर मैनेजर्स की बात कर दी जाए। जब से पॉच की सैकिंग हुई थी उसके बाद से एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाई उस टीम में। उनके ओनर भी कुछ ज़्यादा बढ़िया तो है नहीं, मेरे को तो बहुत ही बेकार इंसान लगता है वो डैनियल लीवाई। बट अगेन कोचेस जो आए, मोरिनियो आए, फिर नूनो आए, उसके बाद कॉन्टे आए, लेकिन वो स्टेबिलिटी कोई भी नहीं इंश्योर कर पाया। ट्रॉफीज़ के मामले में हमें सबको पता है कि टॉटनहम के बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है, और सारा सीज़न उनका सारा सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द परफॉर्मेंसेज ऑफ 2 प्लेयर्स, हैरी केन एंड ह्यूंग-मिन सॉन। तो हैरी केन अपने लास्ट ईयर में है कॉन्ट्रैक्ट के, एंड ही इज़ नॉट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। बायन से उनका इंटरेस्ट है काफ़ी, थॉमस टूकल चाहते हैं कि वो बायन आए, इवन बायन आर लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर। एंड अभी तक कुछ न्यूज़ इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ नहीं रही है, और लोग सोच रहे हैं कि शायद हैरी केन रुक जाएं एट टॉटनहम, जो कि मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत ही खराब डिसीजन है। आई मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज करियर ही शुड लुक फॉरवर्ड टू विनिंग ट्रॉफीज, जो कि स्पर्स के साथ रह के अभी रिसेंट में तो पॉसिबल नहीं है। एंड इफ ही इज ट्राइंग टू रन डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड देन लीव ऑन फ्री, तो वो टॉटनहम के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा फाइनेंशियली, बिकॉज जहाँ पे वो 80-90 मिलियन आराम से कमा सकते हैं। हालांकि लीवाई ने आस्किंग प्राइस बहुत ही ज़्यादा रखा है, 120-130 मिलियन के आसपास रखा है, तो वो कोई क्लब नहीं देगा कंसिडरिंग केन अपने लास्ट ईयर में है कॉन्ट्रैक्ट के। और अगर कोई प्री एग्रीमेंट हो जाता है उनका किसी क्लब के साथ कि फ्री में अगर आ जाएंगे तो साइनिंग बोनस वगैरह मिल जाएगा, तो आई थिंक डेफिनेटली विल ट्राई टू रन डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट। नए मैनेजर आए हैं टॉटनहम के, आंगे पोस्टेकोग्लू, जो कि एक ग्रीक ओरिजिन के ऑस्ट्रेलियन मैनेजर हैं। स्कॉटिश लीग में वो सेल्टिक्स के मैनेजर थे और उन्हें वहाँ पे उन्होंने टाइटल भी जिताया। तो एक काफ़ी अच्छे मैनेजर है, मैंने उनकी टीम को कभी खेलते हुए तो नहीं देखा, बट काफ़ी तारीफ सुनी है उनकी कि बहुत ही अच्छे मैनेजर है, टैक्टिकली बहुत ही साउंड मैनेजर है। एंड आई थिंक दिस विल बी अ गुड थिंग फॉर टॉटनहम, बिकॉज एक ऐसा मैनेजर आ रहा है जो कि टाइटल विनिंग कैपेबिलिटीज तो रखता ही रखता है, बट आई थिंक
ही कैन बिल्ड समथिंग विद दिस स्क्वाड दैट ही हैज़। कुछ साइनिंग्स भी करी है टॉटनहम ने। सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग मेरे हिसाब से उनके लिए जेम्स मैडिसन की है, जो कि काफ़ी ही अच्छी प्रूफ होगी मेरे हिसाब से। जेम्स मैडिसन बहुत ही बढ़िया अटैकिंग मिडफील्डर हैं और आई थिंक वो कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे विद केन एंड विद ह्यूमिन सॉन एंड विद मे बी रिचार्लिसन जो कि खेलें, और इस सीज़न में भी उनका अच्छा जाए। अगर लास्ट सीजन के जैसा सीजन गया तो आई थिंक टॉटनहम को फिर से मुश्किलें पड़ जाएंगी, बिकॉज आपको गोल्स चाहिए हर तरफ से, आप सिर्फ 2 प्लेयर्स पे नहीं डिपेंड हो सकते हैं। डिफेंस की बात करें तो उन्होंने एक और सेंटर बैक खरीदा है मिकी वैन डे वेन नाम से। कुलुसेव्स्की को उन्होंने परमानेंट किया है, पेड्रो पोरो को परमानेंट किया है। तो आई थिंक टॉटनहम के लिए एक अच्छा सीजन हो सकता है, बट अगेन नए मैनेजर है और थोड़ा टाइम लग सकता है मे बी उन्हें लीग को समझने में। तो टॉटनहम, बहुत सारे लोग तो यही बोल रहे हैं कि टॉटनहम मतलब टॉप 8 में नहीं फिनिश करेगी, बट मेरे को लगता है दे कैन कम्पीट फॉर दैट पोजीशन और दे कैन फिनिश इन टॉप 6। लाइक यूरोपा लीग की पोजीशन उनके हाथों में है, बट अगेन वही होगा कि कैसा वो परफॉर्म करते हैं अंडर दिस न्यू मैनेजर। क्या वो अपनी जो फिलॉसफी है, उनकी प्लेइंग स्टाइल है, वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज जो बाकी मैनेजर्स हैं एटलीस्ट दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग इन द प्रीमियर लीग। तो बस यही एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है टॉटनहम के लिए कि उनके मैनेजर बिल्कुल नए हैं इस लीग में एंड मे बी ही माइट टेक सम टाइम टू इम्प्लीमेंट हिज स्टाइल ऑफ प्ले। तो वहीं पे टॉटनहम को थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट मेरे को लगता है कि टॉटनहम ईजिली 6th-7th पोजीशन के लिए टारगेट कर सकती है इस सीजन। अब चलते हैं टॉटनहम से हम जॉर्डीज की तरफ। न्यूकासल इस साल चैंपियंस लीग खेल रही है, जो कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। काफ़ी आई थिंक एक बार क्वालिफाई करें वो चैंपियंस लीग के लिए, या पता नहीं एक भी बार नहीं करें, क्योंकि लास्ट 20 साल से जब से मैं देख रहा हूँ मैंने उन्हें चैंपियंस लीग में नहीं देखा। बट हाँ, चैंपियंस लीग अंडर एडी हाउ जो उनकी ओनरशिप है सऊदी PIF, वो अब उन्होंने थोड़ा बहुत करके अपना एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाना स्टार्ट किया है। इस विंडो में ही उन्होंने राउंड अबाउट 150 मिलियन के आसपास पैसे लगा दिए हैं। सैंड्रो टोनाली लेके आए हैं AC मिलान से, हार्वी बार्न्स खरीदा है लेस्टर से, टीनो लिवरामेंटो खरीदे उन्होंने साउथहैम्पटन से रिसेंटली, जो कि चेल्सी अकेडमी के प्लेयर थे। तो स्क्वाड डेप्थ बढ़ाना उनके लिए ज़रूरी है बिकॉज दे आर इन दी चैंपियंस लीग दिस सीजन ऑब्वियसली। बट वहीं एक जो एक्सपीरियंस की कमी रहेगी इस स्क्वाड में टू प्ले इन द चैंपियंस लीग को, वो कहीं ना कहीं देखने में मज़ा आएगा कि कैसे ये लोग चैंपियंस लीग को टैकल कर पाते हैं। एडी हाउ से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड रहा हूँ लास्ट 2 सीजन्स में, जैसे उन्होंने न्यूकासल को अपने स्टाइल ऑफ प्ले के अंदर इम्प्रूव किया है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी कोई साइनिंग्स उठाई हैं। लास्ट विंडो में वो अलेक्जेंडर आइजैक लेके आए थे, पैसा अच्छा दिया था उनके लिए, बट आइजैक एक काफ़ी अच्छे प्लेयर साबित भी हुए उनके लिए एट द एंड ऑफ द सीजन। तो मेरे को लगता है कि न्यूकासल कहीं ना कहीं मे बी स्ट्रगल कर जाए बिकॉज दे आर प्लेइंग इन एन एडिशनल कॉम्पिटिशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो मे बी दे माइट फिनिश आउटसाइड ऑफ टॉप 4 मे बी, बट वो बहुत बड़ा मे बी है क्योंकि फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। लास्ट सीजन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी बट हुई। तो मेरे हिसाब से न्यूकासल, यस, दे विल बी फिनिशिंग इन एंड अराउंड दैट 5th-6th प्लेस, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना डीप जाते हैं चैंपियंस लीग में, बिकॉज दे विल ट्राई टू अचीव द बेस्ट थिंग पॉसिबल इन द चैंपियंस लीग। कि जितना आगे जाए उतना उनके प्लेयर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा नॉकआउट स्टेजेस तक अगर पहुंच गए और उसमें भी आगे बढ़ गए। तो अब मूव करते हैं मर्सीसाइड के रेड्स की तरफ, जो कि हैं लिवरपूल ने लास्ट सीजन 5th फिनिश किया था। सीजन उनका काफ़ी मिक्स्ड रहा था। स्टार्टिंग में इंजरीज हो गई थी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को, और उसके बाद फिर जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यूस चल रहा था। हमें पता है कि क्लॉप हमेशा एक लाइक अंडरडॉग जैसी टीम को ही लेके चल रहे होते हैं एंड स्टिल ही इज ट्राइंग टू कम्पीट विद मैन सिटी, और वो रेगुलरली कर भी रहे होते हैं अच्छी तरीके से। बट लास्ट सीजन थोड़ा टफ हो गया था लिवरपूल के लिए और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग। फिर विंटर में जाकर उन्होंने कोडी गैक्पो को साइन किया था और वहाँ से थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी हुए थे, बट अगेन वो स्ट्रगल कंटिन्यू रहा था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिवरपूल आउटसाइड ऑफ टॉप 4 फिनिश करेगी, बट उनके फैंस कह रहे थे कि ये सब एक्सपेक्टेड है हमें। इस सीजन उन्होंने एक्चुअली उनके 4 प्लेयर गए लास्ट सीजन से, नाबी केटा, ऑक्सलेट चैम्बरलेन, मिलनर, फर्मिनो, ये सब चले गए। और उन्होंने ट्रांसफर विंडो काफ़ी इंटरेस्टिंगली अच्छे तरीके से स्टार्ट किया। उन्होंने मैकएलिस्टर ले आए ब्राइटन से खरीद के काफ़ी ही सस्ते दामों में। फिर उन्होंने सोबोसलाई के लिए एक अच्छा प्राइस पे किया, बट उनको भी ले आए। तो 2 मिडफील्डर वो ले आए थे
और एक उन्हें सेंटर बैक या लेफ्ट सेंटर बैक की ज़रूरत थी, बिकॉज वैन डाइक का कोई कवर नहीं है एक्सेप्ट फॉर रॉबर्टसन, और रॉबर्टसन काफ़ी अटैकिंग माइंड सेट के प्लेयर है, तो वो हमेशा दुनिया से ही आगे भाग रहे होते हैं, पूरी लिवरपूल की टीम से भी आगे रह सकते हैं वो कभी ना कभी, तो इसलिए उन्हें एक लेफ्ट सेंटर बैक की ज़रूरत थी। बट सिचुएशन वहाँ पे और ख़राब हो गई जब हेंडरसन और फबीनियो दोनों ही सऊदी प्रो लीग चले गए। 52 मिलियन के अराउंड उन्हें कलेक्टिवली पैसा मिल गया उन दोनों प्लेयर्स के लिए, बट अब उनकी मिडफील्डर की तलाश फिर से चालू हो गई है, सेंटर बैक उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो आई थिंक लिवरपूल अगर बचे हुए जो ट्रांसफर विंडो के दिन है उसमें अगर अपनी साइनिंग्स कर लेती है मिडफील्ड की, एक डिफेंडर एक्स्ट्रा ले आती है, तो आई थिंक दे कैन कम्पीट फॉर टॉप 4, दे विल फिनिश इन टॉप 4 अगर ये सब चीज़ें वो पूरी कर देते हैं तो। रोमियो लाविया से लिंक्ड है, रोमियो लाविया का साउथहैम्पटन ने प्राइस रखा है 50 मिलियन, बट लिवरपूल पता नहीं कौन सी दिमाग से उस डील को कर रही है, दैट दे आर लाइक इंक्रीजिंग द बिड बाय 1 मिलियन 2 मिलियन लाइक दैट, तो वो नहीं बनता। लाइक एक क्लब ने आपको फिक्स प्राइस बता दिया है कि इट इज 50 मिलियन, आप 50 मिलियन दो प्लेयर आपका, बट वो लोग जाके कभी 42 फिर 43 फिर 45, तो और उससे क्या हो रहा है ना कि ये डीले हो रही है साइनिंग, और अब चेल्सी का भी इंटरेस्ट आ गया है, और चेल्सी ने 48 मिलियन की बिड कर भी दी है रोमियो लाविया के लिए, जो कि रिजेक्ट हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली साउथहैम्पटन क्लियर है कि हमें 50 मिलियन चाहिए और हम आपको प्लेयर दे देंगे। तो आई थिंक मे बी अब लिवरपूल के ओनर्स जो है वो पैनिक बटन दबाएं और 50 मिलियन दे के तुरंत लाविया ले आएं, क्योंकि जितना ये डीले करेंगे और भी क्लब्स हैं जो इंटरेस्टेड है रोमियो लाविया में, और भी क्लब्स हैं जो कि अपने स्क्वाड की डेप्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो दे विल गो फॉर हिम रोमियो लाविया, क्योंकि उस बंदे की सीलिंग बहुत ज़्यादा है एंड ही विल डेफिनेटली इम्प्रूव एनी स्क्वाड ही विल जॉइन। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक लिवरपूल को 2 साइनिंग तो कम से कम करनी ही है, एक मिडफील्डर और एक डिफेंडर की, बट रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो 2 मिडफील्डर चाहिए ही चाहिए उन्हें, स्क्वाड डेप्थ बढ़ाने के लिए। थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए उन्हें मिडफील्ड में, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है फबीनियो और हेंडरसन के जाने की वजह से। तो अगर ये सब साइनिंग्स हो जाती है तो लिवरपूल विल डेफिनेटली फिनिश इन टॉप 4, लाइक 4th पोजीशन उनकी गारंटीड है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर गोइंग टू चैलेंज सिटी टू द टाइटल, बिकॉज वो साइनिंग्स अगर नहीं हुई तो बहुत ख़राब सीजन हो सकता है लिवरपूल का। अब मर्सीसाइड के रेड्स से मूव ऑन करते हैं हम मैनचेस्टर के रेड्स पर, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इस ट्रांसफर विंडो में काफ़ी एक्टिव रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग प्लेयर्स। सेलिंग प्लेयर्स अगर देखा जाए तो एक एंथनी इलांगा उन्होंने बेचा है और एक एलेक्स टेलिस को बेचा है, जो कि दोनों ही प्लेयर्स इतना फीचर नहीं किए थे एरिक टेन हाग के स्क्वाड में लास्ट सीजन। एलेक्स टेलिस तो शायद लोन पर ही थे कहीं पर। अगेन उन्होंने साइनिंग्स करी हैं, तो उसमें वो मिडफील्डर लाए हैं मेसन माउंट, जो कि चेल्सी से लिया है उन्होंने अराउंड 60 मिलियन फीस देकर। उन्होंने गोलकीपर साइन किया है, टेन हाग अपने पुराने स्टूडेंट आंद्रे ओनाना को लेके आ गए हैं इंटर से, और फिर उन्होंने एक स्ट्राइकर साइन किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आई थिंक लास्ट सीजन जो स्ट्रगल्स रहे थे इन फ्रंट ऑफ गोल, वूट वेगोर जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन खेले थे, एक भी गोल स्कोर नहीं किया उन्होंने प्रीमियर लीग में। मतलब 18 मैच खेला कोई प्लेयर और एक भी गोल स्कोर नहीं किया, वो बहुत ही मतलब शॉकिंग सी न्यूज़ है, क्योंकि भाई आप इतना खेल रहे हो तो आपको गोल तो स्कोर करना चाहिए, आपके आसपास के प्लेयर्स गोल स्कोर कर रहे हैं तो। बट अब वो रासमस हॉयलुंड को लेके आ गए हैं, 20 साल के ही प्लेयर है। स्टैट्स उनके इतने इंप्रेसिव नहीं है, बिकॉज 32 लीग मैचेस में 9 ही गोल मारे उन्होंने सेरिया में, तो वो थोड़े से इंप्रेसिव नहीं है। बट अगेन 20 साल के हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। उन्हें टेन हैग मोल्ड कर सकते हैं, एक बेटर स्ट्राइकर बना सकते हैं। काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं यूनाइटेड में जो कि अटैकिंग माइंडसेट के हैं। ब्रूनो फर्नांडिस ऑलरेडी थे, एंटनी है, रैशफोर्ड है, सैंचो है, गर्नाचो है, और अब मेसन माउंट भी हैं। तो आई थिंक रासमस हॉयलैंड को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलेंगी गोल स्कोर करने के लिए, बिकॉज ये सारे प्लेयर्स काफ़ी चांसेस भी क्रिएट करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये सारे प्लेयर्स अब खुद भी गोल स्कोर करने के लिए ईगर रहते हैं, क्योंकि मेसन माउंट को तो मैं जानता ही हूँ, ब्रूनो वैसे ही बहुत सारे गोल स्कोर करते हैं, रैशफोर्ड भी बहुत गोल स्कोर करते हैं। तो अगर इन सब के साथ वो प्रॉपरली जेल हो गए तो एक काफ़ी ही लीथल अटैक हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। एंड अभी यूनाइटेड और भी साइनिंग्स करने में इंटरेस्टेड है। दे आर लुकिंग फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर मिडफील्ड मोर। दे आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग सोफियान अमराबाद फ्रॉम फ्योरेंटीना। तो वो भी अगर यूनाइटेड सीधे अपना आस्किंग प्राइस दे दे वहाँ पे जो फ्योरेंटीना ने सेट किया है, तो इट विल बी अ ईजी डील। बाकी कहीं न्यूज़ आई थी कि दे आर ऑल्सो लिंक्ड विद बेंजामिन पावार्ड, बायर्न के जो हैं।
तो वो डील कहीं ना कहीं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, बिकॉज बायर्न भी देख रही थी काइल वॉकर को साइन करने का, बट अब काइल वॉकर सिटी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट बायर्न विल लेट पवार्ड लीव। या तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज पवार्ड का लास्ट सीज़न काफ़ी अच्छा गया था, और जो दोनों प्लेयर्स हैं क्या कहते हैं राइट बैक पोजीशन पे यूनाइटेड के, वन इज़ वैन बिसाका एंड द अदर इज़ डलॉट, वो प्लेयर्स अच्छे हैं बट उनके इंडिविजुअल ट्रेड्स अच्छे हैं, कोई डिफेंसिवली अच्छा है, कोई अटैकिंग वे में अच्छा है, तो आई थिंक उसकी को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं बाय साइनिंग इन पवार्ड। और पवार्ड आई थिंक राइट सेंटर बैक भी खेल लेते हैं कभी कभी, वो मिडफील्ड में भी मूव इन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि यूनाइटेड ये दोनों प्लेयर्स अगर साइन कर लेती है या उन दोनों पोजीशंस को और स्ट्रेंथन कर लेती है, तो आई थिंक दे विल बी द टीम हु विल कम्पीट विद मैन सिटी एंड आर्सेनल फॉर द टाइटल। और अभी भी कर सकते हैं वो, उनका स्क्वाड इतना मतलब बेकार नहीं है, उनका स्क्वाड काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू द अदर टीम्स बिलो देम, तो वो अभी भी चैलेंज कर सकते हैं। बट वही है, कंसिस्टेंसी चाहिए, एक सामने नंबर 9 चाहिए जो गोल स्कोर कर सके, बिकॉज अभी हॉयलैंड थोड़े समय के लिए तो बाहर ही है बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, जो कि उन्होंने प्री सीजन में उन्हें हुई इंजरी एटलांटा के लिए खेलते हुए। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे हिसाब से 3rd प्लेस फिनिश तो सिक्योर्ड है उनका, बट अगर मतलब थोड़ा और स्क्वाड में प्लेयर्स आ जाए तो दे कैन डेफिनेटली चैलेंज फॉर दैट टाइटल दिस सीजन। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है जो जिन टीम्स की मैंने बात करी वो कहाँ फिनिश करेंगे आपके अकॉर्डिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल्सो शेयर करिए वीडियो को जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, प्रीमियर लीग में इंटरेस्टेड है, उनके साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, ऑब्वियसली पता ही होगा किस पे बनाएंगे, चेल्सी पे ही बनेगी नेक्स्ट वीडियो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।